ईरान अमेरिका डेडलॉक में बड़ा ब्रेक थ्रू, पाकिस्तान की एक और बड़ी सफारती कामयाबी। अमेरिकी कब्जे में लिया गया ईरानी बहरी जहाज पाकिस्तान के हवाले। जब्त शुदा ईरानी बहरी जहाज MV तोस्का अमले के अरकान पाकिस्तान मुंतकिल। ईरानी जहाज का 15 रुकनी अमला वतन वापस भी पहुंच गया। अमले को बलोचिस्तान के जमीनी रास्ते के जरिए ईरान के हवाले किया गया। जहाज को जरूरी मुरम्मत के बाद असल मालिकान को वापस करने के लिए पाकिस्तानी समुद्री हदूद में लाया जा रहा है। पाकिस्तान इस पेशरफ पर अमेरिका और ईरान के ताउन को सराहता है। खित्ते में अमन सलामती के लिए मुज़ाकरात, सफारतकारी और सालिसी की सहूलत फराहम करने के अज़म पर कायम है। ईरानी बहरी जहाज को अप्रैल में अमरीकी फोर्सेस ने कब्जे में लिया था। अमरीका की जानिब से ईरानी जहाज को पाकिस्तान के हवाले करना पाकिस्तानी क़यादत की एक और बड़ी कामयाबी है, जिसे पसे पर्दा मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ करार दिया जा रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में अमन के लिए सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान खित्ते और दुनिया भर में देर पा अमन के लिए पुरज़्म है। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी से ही मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी को सराहा। अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान की सफारती काविशों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। अमरीकी सदर का अपने हुर्मस में जहाज़ों की नकलो हरकत बहाल करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, अपने हुर्मस में फंसे जहाज़ों को निकालेंगे। रकावट पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी भी लगा दी। अपने हुर्मस में फंसे तजारती जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया गया है। अमरीकी सदर का कहना है, फंसे जहाज़ों को निकालने का अमल अमरीकी वक्त के मुताबिक पीर की सुबह से शुरू करेंगे। दुनिया के कुछ ममालिक ने हमसे अपने जहाज़ निकालने के लिए मदद मांगी। ये उन ममालिक के जहाज़ है जो मशरिक़ वुस्ता में हालिया तनाज़े में शामिल नहीं। फंसे जहाज़ों और अमले को आबने हुर्मस से निकालने की बेहतरीन कोशिश करेंगे। आबने हुर्मस से जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत का मकसद इन कंपनियों और ममालिक को रिलीफ देना है जिन्होंने गलत काम नहीं किया। गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को हुर्मस से महफूज रास्ता फराहम करेंगे। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी सदर का मज़ीद कहना था, मेरे नुमाइंदे ईरान के साथ बहुत मस्बत बातचीत कर रही है। ईरान से बातचीत का ये अमल सबके लिए इंतहाई मस्बत साबित हो सकता है। ईरान का अमरीकी बहरिया के एक डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज को मिसाइलों से निशाना बनाकर अपने हुर्मस में दाखिल होने से रोकने का दावा। तर्जुमान ईरानी फौज के मुताबिक ईरानी बहरिया की जानिब से सख्त और बरवक्त अंदाज में खबरदार किए जाने के बाद अमरीकी और सेहूनी दुश्मन डिस्ट्रॉयर्स को अपने हुर्मस में दाखिल होने से रोका गया। अमरीकी बहरी जहाज पर 2 मिसाइल दागे के अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी फौज के दावे की तरदीद कर दी। एक्स पर बयान में सेंटकॉम का कहना है, अमरीकी बहरिया के किसी जहाज को निशाना नहीं बनाया गया। अमरीकी अफवाज प्रोजेक्ट फ्रीडम की हिमायत कर रही है और ईरानी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी को नाफिज कर रही है। मार्के हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर नियो न्यूज़ की टीम पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल एयरबेस पहुंच गई। मार्के हक के दौरान पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र जहाज JF-17 थंडर ने भारत में क्या तबाही मचाई, किस तरह से भारतीय राफेल तैयारे गिराए गए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एंकर पर्सन जावेद बलोच तफसीलात बताएंगे कि एयरफोर्स की ऑपरेशनल एयरबेस पर क्या जज्बात है। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। मौजूद हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ऑपरेशनल एयरबेस पे और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लेटेस्ट तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स के हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे इस एयरबेस पे, और हम विटनेस करने के लिए आए हैं कि इन JF-17 थंडर ने मार्के हक के दौरान क्या रोल प्ले किया था, किस तरह दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी थी और किस तरह जो है वो अपने मुल्क का, अपनी कौम का सर जो है फ़ख्र से बुलंद किया था। ये ऑपरेशनल एयरबेस है और यहाँ पर JF-17 थंडर तैयारे हैं, J-10C तैयारे हैं और बाकी तैयारे यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। मेरे सामने देखें तो इस JF-17 थंडर तैयारे की में जो वेपन्स हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि आपने इस जंग के दौरान जो है एक मिसाइल जो है उसका नाम सुना होगा और वो है PL-15। ये PL-15 जो है JF-17 थंडर पे इंस्टॉल्ड हैं, लगे हुए हैं, जिन्होंने दुश्मन को जो है नाको चने चबवाए थे और दुश्मन को वो इबरतनाक शिकस्त दी थी जिसे जो है वो पूरी दुनिया याद रखेगी और इंडिया याद रखेगा। आज हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमें बताया गया
کہ اس وقت ہوا کیا تھا. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو صاحب وہ آپریشن روم میں موجود تھے اور خود سارے جنگ کی خود مانیٹرنگ کر رہے تھے, خود ہدایات دے رہے تھے, خود جو ہے وہ انسٹرکشن پاس آن کر رہے تھے کہ کس طرح یہ جنگ لڑنی ہے, کس طرح جو ہے وہ دشمن کو شکست دینی ہے. تو ایگزیکٹلی اسی طرح ہی ہوا جو وہ چاہ رہے تھے. وہ ان کا ایک سینٹنس جو ہے وہ بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے رافیل چاہیے, مجھے رافیل چاہیے. تو ہمارے شاہینوں نے وہ رافیل جو ہے اپنے ملک کو دیے, اپنے ملک کو وہ رافیل کا تحفہ دیا, انہیں گرا کے, انہیں تباہ کر کے, جس سے ہمارے شاہینوں نے اپنے ملک کا نام, اپنی قوم کا نام, اپنا جو ہے وہ اپنی ایئر فورس کا نام جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے بلند کیا. آج مارکہ حق کو جو ہے 1 سال مکمل ہو گیا ہے اور 1 سال مکمل ہونے پر جو ہے پوری قوم اپنے شاہینوں کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے. پوری قوم پاک فوج کو, پاکستان نیوی کو اور فیلڈ مارشل سیدہ اسم منیر کو اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کر رہی ہے, جنہوں نے اس قوم کا, اس ملک کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کیا. ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں, چیئرمین NDMA اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. ریسیو کی گیا فرام 2015 اور 2030 تک کا اس کا ایک ٹائم گول تھا, بٹ انفارچونیٹلی جو گلوبل گول نمبر 13 وچ از کلائمیٹ چینج, اس میں سب سے زیادہ ابھی کام ہونے کی ضرورت ہے. آج اس میں پرفارمنس کا لیول از کلوز ٹو 41% اونلی. In case disasters for Pakistan, sir, ma'am, we see that it's not actually the intensity or the frequency of these disasters, but the time, that how early we can predict and how much time we can create for us to react and create a buffer between us and the response. Pakistan, unfortunately, is the 4th most vulnerable country on the world which is subjected to climate change and these disastrous anomalies. And for the last 1 year, since January 2025, we unfortunately became the 14th most water scarce nation in the country globally. اس کا لنکیج ہماری پاپولیشن کے ساتھ بھی ہے, ہمارے واٹر کی مینجمنٹ کے ساتھ بھی ہے, اور ناٹ بین ایبل ٹو ریسائکلنگ, وہ تمام فنامنا اس میں شامل ہیں. یہ جو پکچرز کے رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں ہائیڈرومیٹ ہیزرڈس, جس میں فلڈ, گلیشیئر میلٹنگ, یہ چیزیں شامل ہیں. اس کے علاوہ ارتھ کویکس اور باقی انڈیوسڈ ہیزرڈ, جو ان تمام ڈیزاسٹرز کے آنے کے بعد کئی مہینوں تک ہمارے ملک میں کنٹینیو ہوتے ہیں. تمام کا امپیکٹ کیلکولیٹ کریں تو کلوز ٹو $4 to $4.5 billion is the annual loss to the economy. But we know that now Pakistan is able to predict the disasters projections for the entire year from January to December. ہم یہ جانتے ہیں سر کہ جنوری سے دسمبر تک پاکستان میں ہونے والے تمام حادثات یہ کوئی نئے نہیں ہیں. ہر سال ہمارے سے زیادہ لوگوں کو یہ نالج آرکائیوڈ ہے, ہماری میموریز میں. We have known these experiences. The only change that the technology can now predict is that how much higher intensity you should expect in this year or the next year. For example, the technology has now been able to predict with a lot of artificial intelligence and those capacities کہ اس سال گرمیاں زیادہ ہوں گی. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ کے اوپر جو یلو مارکرز ہیں, those are the months جہاں پہ پاکستان کے سمرز ہیں. These summer periods are now expanding. ہم نے دیکھا ہے کہ this کی expansion from March to end of September, and the winters are shrinking in Pakistan, which definitely they will have their direct and indirect consequences. And what we do is that we look at the climate change سے related disasters کو دیکھتے ہیں, اور جو non-climate risks ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں, and then we see the impact, and unfortunately the impact is very high. In case of Pakistan, we see that it's always a disaster plus. Whether it's an incident of floods, heat wave, cyclones and other emergencies, one disaster when it unfolds, it creates number of cascaded events, poly crisis, اس میں relocations ہیں, law enforcements ہیں, price hikes ہیں, and others. And by the time we recover from the first disaster, unfortunately Pakistan is facing another risk in waiting. So this simultaneous mode of handling these disasters is very cost heavy for Pakistan and most dangerous scenarios. So we understand that اگر ہم جنوری سے دسمبر تک کے تمام پاکستان کے ڈیزاسٹرز کو میپ کریں اور لکھ لیں, so we know that پاکستان کی جو فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹس جو بھی ڈیولپمنٹ کا کام کرتی ہیں, بائی ڈیفالٹ اس کے اندر اسٹینڈرڈ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اس کے اندر شامل ہے, جو بلو کلر سے شو کرتے ہیں. اور یہ جو بھی کام پاکستان کرنا چاہتا ہے, the mixture of blue and green is supposed to be working within the overall parameter of global resilience systems. Unfortunately, these systems are delivering less.
सर 2022 तक जब हमारा ग्रेट मैसिव फ्लड आया, we have been subjected to the loss of close to $30 billion to the economy and millions of people got displaced. हमारे बाद जहाँ के डिजास्टर आए, जैसे टर्की में ग्रेट अर्थक्वेक in 2023, so the attention and global sympathy diverted from Pakistan floods to other disaster prone areas and hit areas. तो हमने इसके बाद ये फैसला किया कि हम ना सिर्फ अपने पुराने वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें कराची में शदीद गर्मी, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 अफराद जाबहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाबहक होने वालों में 4 अफराद नशे के आदी थे, जबकि तमाम अफराद मुमकिना तौर पर गर्मी की शिद्दत से हलाक हुए हैं। बल्दिया टाउन, सरजानी, सुपर हाईवे, लियाकताबाद, बोर्ड बेसन, डिफेंस, गुलशन हदीद और मंगू पीर से 8 अफराद की लाशें मिली हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नसीम आदिल से राब्ता बहाल होने तक मज़ीद मालूमात जानेंगे। आपको बताते चले कि कराची में शदीद गर्मी के बायस 8 अफराद जाबहक हो गए हैं। कराची में शदीद गर्मी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में से 8 अफराद के जाबहक होने की इतलात हैं, जबकि रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाबहक होने वालों में 4 अफराद नशे के आदी थे, जबकि तमाम अफराद मुमकिना तौर पर गर्मी की शिद्दत से हलाक हुए हैं। मज़ीद बात करेंगे नसीम आदिल से। नसीम, बताइएगा। नसीम से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बताते चले कि तमाम अफराद मुमकिना तौर पर गर्मी की शिद्दत से हलाक हुए हैं। रेस्क्यू हुकाम का ये बताना है। HPL PSL 11 के फाइनल मैच में पेशावर ज़ल्मी हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेट से शिकस्त देकर दूसरी बार PSL की चैंपियन बन गई। 130 रन का हदफ पेशावर ज़ल्मी ने 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पेशावर ज़ल्मी ने पाकिस्तान सुपर लीग 11 जीत ली। फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 130 रन का हदफ पेशावर ज़ल्मी ने 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 11 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट और इमर्जिंग टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम को PSL 11 टीम ऑफ द टूर्नामेंट का कप्तान मुकर्रर किया गया है। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के 3-3 खिलाड़ी शामिल। लाहौर कैलेंडर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2-2, जबकि मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का 1-1 खिलाड़ी टीम का हिस्सा है। पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज कौमी स्क्वाड की शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की नेट प्रैक्टिस की। कोचेस की ज़ेर निगरानी खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग सेशन में हिस्सा लिया। PSL 11 का फाइनल देखने वाले बाबर आजम और खुर्रम शहजाद भी स्क्वाड को आज ज्वाइन करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो।